जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। परिवार में खुशियां आने वाली हैं, पर रचना, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं झलक रही। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ ना रचना, कोई ना कोई बात तो है। प्लीज रचना, मुझसे कुछ मत छिपाओ। कहते कहते केतन ने रचना को अपने गले से लगा लिया। रचना केतन के गले से लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। केतन सांत्वना देता रहा। काफी देर बाद रचना सामान्य हो पाई। उस दिन केतन ऑफिस नहीं गया। उसने उस दिन रचना के साथ ही दिन बिताने का निर्णय कर लिया था। केतन जानना चाहता था कि आखिर रचना को क्या दुख खाए जा रहा है। माँ तो खुद रचना को बेइंतहा प्यार करती है। वो रचना को कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कटु नहीं बोल सकती। वो खुद एक दूसरे को खूब प्यार करते ही हैं, तो फिर रचना उदास क्यों रहती है? केतन सोच सोच कर परेशान था। रचना कुछ बता नहीं रही थी। रचना और शेखर भाई बहन थे। शेखर रचना से 2 वर्ष छोटा था। रवि और सुधा की यही 2 संतान थी, रचना और शेखर। रवि का अच्छा कारोबार चल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस सुधा को पता नहीं क्यों जब से शेखर का जन्म हुआ तब से रचना की उपेक्षा करने लगी। अजीब सी बात यह थी कि माँ के प्यार का रुझान सदैव बेटी की ओर विशेष होता है, पर यहाँ परिस्थिति विपरीत थी। प्रारंभ में रचना को इस पक्षपात का बच्चे होने के कारण पता ही नहीं चला, पर कुछ बड़ी होने पर उसे एहसास होने लगा। एक बार रवि रचना और शेखर के वास्ते खिलौने लाया। दोनों बच्चों को उनके उनके खिलौने दे दिए गए, पर अगली सुबह शेखर ने रचना के खिलौने को उठा लिया। रचना ने लेना चाहा तो उसने नहीं दिया। इतने में ही सुधा आ गई और उसने रचना को बुरी तरह डांट दिया। अरे तू बड़ी है, अगर छोटे ने खिलौना ले लिया तो क्या हो गया? क्या मर जाएगी? रचना बड़ी जरूर थी, पर थी तो बच्ची। उसे समझ ही नहीं आया कि माँ उसे ही क्यों डांट रही है। फिर तो अक्सर होने लगा कि रचना को ही घर में गैर जैसा बना दिया गया। रवि कभी कभी कहता भी, सुधा रचना भी तो अपनी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करती हो? पर सुधा कोई उत्तर ना देकर दूसरे कमरे में चली जाती। अपने ही घर में अपनी ही माँ के सामने रचना सहमी सहमी रहकर ही बड़ी हो गई। रवि ने रचना के लिए रिश्ता खोजना शुरू कर दिया। आखिर रचना विवाह योग्य हो गई थी। अचानक सुधा में एक परिवर्तन आया। अब वो रचना का ध्यान रखने लगी थी, उसे अपने से चिपटा कर रखती थी, घर का कामकाज सिखाती थी, परिवार के ऊंच नीच समझाती थी। रचना अपनी माँ के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित भी थी और खुश भी थी। चलो घर से विदाई के पूर्व ही सही, माँ का भरपूर प्यार अब तो मिल रहा है। रचना जैसे ही घर में घुसी और अपने कमरे की ओर जाने लगी तो सुधा के रोने और बात करने की आवाज़ सुनाई दी। माँ पापा से कह रही थी कि तुमने आसानी से कह दिया कि मैंने रचना से प्यार नहीं किया, पर जानते भी हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों मैं पत्थर हो गई? पेट में थी अपनी रचना तो अम्मा जी बोली, देख बहू, हमें पोता ही चाहिए, पोती नहीं। बताओ, क्या ये मेरे हाथ में था? एक बोझ लिए हॉस्पिटल गई, वापस आई तो पोती को लिए। इतनी वितृष्णा मुझे अंदर तक चीर गई। आज माँ नहीं रही, पर उनकी तिरस्कृत निगाहें उनके जीते जी मुझे आतंकित करती रही। वो तो शेखर के आने के बाद वातावरण बदला। मेरे मन में किसी कोने में यह बैठ गया, रवि की रचना का होना उसके वजूद को खत्म करने लगा। इस विचार को जितना मैं झटकती उतना ही मुझ पर हावी हो जाता। मेरी मनोदशा को मेरी बच्ची ने भी भुगता है। रवि आज अपनी रचना जब दूसरे घर जाने को तत्पर है तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची उस दर्द को भुगते जो मैंने भुगता है। मैं उसे बहुत प्यार देना चाहती हूँ। रचना सुन रही थी कि माँ की ग्रंथि खुल चुकी है, पर उसका बचपन तो भेंट चढ़ चुका था। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, पर किस काम के? अब नए घर में उसके साथ क्या होगा? बेटी होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? रचना का विवाह संपन्न हो गया। रवि ने अपनी रचना का विवाह धूमधाम से किया। केतन भी लाखों में एक था। केतन और रचना एक दूसरे को देख पहली नजर में ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। हर्ष उल्लास के साथ दोनों ने अपने हनीमून के लिए शिमला को चुना। पूरे 1 सप्ताह वहां रहकर वापस आए। मन में शंका के विपरीत केतन की माँ बिल्कुल देवी प्रतीत होती थी। किसी भी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं, शांत और स्नेहिल व्यवहार था माँ का।
रचना पर तो जान छिड़कती थी। इसी सुखद वातावरण में दिन व्यतीत होते जा रहे थे रचना के। फिर रचना गर्भवती हो गई। केतन और माँ खुशी से झूम उठे। माँ कह रही थी, अब मैं दादी बन जाऊंगी। पर रचना को अपनी माँ सुधा के साथ घटित घटना याद आ गई, जब उनकी सास ने उन्हें पोता ही चाहिए की हिदायत दी थी। पोता न होने पर कैसे माँ ने तिरस्कृत नजरों का सामना किया था और उनका मनोविज्ञान ही बिगड़ गया था, जिसे अपनी शादी तक उसने उपेक्षा झेली थी। अगर इस माँ ने भी ऐसा किया तो यही प्रश्न चिन्ह रचना को बेचैन करता था और उदास भी रखता था। अपनी व्यथा को केतन से भी कैसे कहे, एक काल्पनिक डर उसके मन में बैठ गया था। केतन की सोच थी कि यदि रचना ऐसे उदास रहेगी तो उसकी सेहत तो खराब होगी ही, साथ में उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। उस दिन केतन ऑफिस न जाकर रचना के पास घर में ही रुक गया। केतन ने सोच लिया था कि वह रचना के मन की गांठ को आज हर हालत में खोलने का प्रयास करेगा। केतन रचना के पास बैठ गया। उसको रोते देख केतन की आंखों में भी आंसू आ गए। रचना के बालों को सहलाते हुए भावुक स्वर में केतन बोला, रचना तुम्हें मेरी कसम है, आज तो मुझे अपने मन के दुख में मुझे भी शामिल कर लो। रचना ने फिर रोते रोते अपने चेहरे को केतन की गोद में छुपा लिया। केतन की सांत्वना ढाढ़स बंधाने पर रचना ने अपने मन की व्यथा, अपने काल्पनिक डर को केतन के सामने उगल दिया। केतन कुछ कह पाता, इतने में ही केतन की माँ ने कमरे में आकर कहा, वाह बेटी, मुझे तो बिल्कुल पराया ही कर दिया। मेरी बच्ची, इतने दिनों से तू अपनी इस माँ को बिल्कुल भी ना समझी, मुझे सास ही समझती रही ना। रचना बेटी, मेरी बच्ची, अरे तू तो गृह लक्ष्मी है, अगर पोती आती है तो वो भी तो लक्ष्मी का पदार्पण होगा। अपनी इस माँ के बारे में ये कैसे सोच बनाकर बैठी थी। माँ की बात सुन रचना को लग रहा था बहुत समय से जमी बर्फ पिघल गई है, चारों ओर मानो हरियाली छा गई हो। आज केतन का सीना माँ की बातों से चौड़ा हो गया था और रचना उठकर माँ की गोद में समा गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।